अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने कल एक्सरसाइज नंबर 7.2 में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन। तो आपने मिडिल टर्म जो है वो एक्सपेंशन की फ़ाइंड करनी है। अब मिडिल टर्म एक्सपेंशन की फ़ाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि मिडिल टर्म मालूम कैसे करते हैं और इसके लिए हमें किन स्टेप्स से गुज़रना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी होल पावर n है, तो मुझे ये बात पता है कि जो अगर ये n है तो ओपन जो टर्म्स होंगी वो n+1 टर्म्स ओपन होंगी। ये आपको भी पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाली टर्म में आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि अगर होल पावर n है तो हमारे पास जो ओपन होने वाली टर्म्स हैं वो n+1 होंगी। अच्छा, अब जब मिडिल टर्म फाइंड करते हैं तो n पे डिपेंड करता है। n पे क्या डिपेंड करता है कि दो केसेस होंगे, क्या ये इवन है, दूसरी बात क्या ये ऑड है। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन है तो क्या होगा, इफ़ n इज़ इवन देन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो मिडिल टर्म होगी दैट विल बी n+2 डिवाइडेड बाय 2th टर्म जो भी होगी वो मिडिल टर्म होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास n6 है तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 4 टर्म होगी। तो आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि n6 है तो n6 है तो टर्म्स कितनी खोलेंगी, 5 और 6 टर्म्स आपके पास कितनी खुलेंगी, 1 2 3 4 5 6 टर्म होंगी और 7 टर्म होंगी। n6 है तो ज़ाहिर है 7 टर्म, n जैसे ऊपर का n है तो n+1 टर्म्स होंगी, n6 है तो 6+1 7 टर्म्स हो जाएंगी। अब इसमें अगर मैं 6 डालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 4 टर्म जो है वो मेरे पास, देखें 3 इधर से छोड़ें 3 इधर से लो, 4 मिडिल टर्म नहीं है। अच्छा, सिमिलरली व्हेन n इज इफ n इज ऑड तो क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म जो भी है वो आपके पास क्या होगी, विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म होगी, समझ आ गई होगी। मतलब 7 है तो डेफिनेटली यहाँ 7 पुट किया तो 7+1 8 हो जाएगा, 8/2। तो ये हमारे पास 4 टर्म जो है मिडिल टर्म होगी। तो आपने जो बात मैंने की कि इवन हुआ तो n+2/2th टर्म जो भी है, पहले ये मालूम करेंगे कौन सी टर्म है जो मिडिल है। जैसे 4 टर्म है देन वी विल फाइंड 4 टर्म, तो फिर हम 4 टर्म फाइंड करेंगे। तो पहले n से आपने ये पता लगाना है कि हमने टर्म असल में कौन सी फाइंड करनी है। ये तो मेरे बच्चे मेरे पास आ गया मिडिल टर्म फाइंड करने का मेथड कि भाई हम पहले, मैं अब प्रोसीजर वाइज में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कि अब है 3x - x²/2 होल पावर 9। ये एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी उसने आर्ट वाला दिया हुआ है कि आपने इसमें मालूम ये करना है कि मिडिल टर्म कौन सी है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि सबसे पहला काम हमने पता है क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इस लेट करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे a + b होल पावर n के साथ। फिर a क्या बना, a क्या है, a आपके पास 3x है, b क्या है, हम डायरेक्ट करते होते हैं, लेट a इज़ इक्वल टू ये, b इज़ इक्वल टू ये और n इज़ इक्वल टू, मैंने आपको थोड़ा करके बता दिया, ये आपने नहीं करना, ये मैंने आपको आसान करने के लिए किया। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। b क्या है, b जो है ये माइनस के साथ होगा, -x²/2।
और n क्या है, n आपके पास 9 है। अब आप लिखेंगे हेयर n इज ऑड। तो ऑड के लिए क्या कहा था, ये फार्मूला करेंगे। मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी, 9 + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। फार्मूला नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये 5th टर्म जो है वो आपके पास इसकी मिडिल टर्म होगी। अब अकॉर्डिंग टू जर्नल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या है बाइनोमियल थ्योरम की जर्नल फॉर्म? बाइनोमियल थ्योरम की जर्नल फॉर्म ये है कि TR+1 टर्म को ज़ाहिर करता है और NCR A⁻n-r और B⁻r ये जर्नल टर्म है और ये हर टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी टर्म जनरल टर्म कहलाती है विच रिप्रेजेंट ऑल द टर्म्स ऑफ द जो है ऑल द टर्म्स ऑफ, चाहे सीरीज़ है या सीक्वेंस है, जो भी है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब हमने तो 5th टर्म फाइंड करनी है। 5th टर्म के लिए फॉर 5th टर्म पुटिंग r = 4। इधर 5 तब आएगा जब r 4 हुआ, तो ये T5 हो जाएगा। n आपको पता है कितना है, 9, और ये क्या है आपके पास 4, और फिर क्या है जी, a क्या है, a है आपके पास 3x, n कितना है 9 - 4 और B⁻4। ये आपने फाइंड कर लिया जी। अब 9 फैक्टोरियल ओवर 9 - 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये आपको कम्बिनेशन हमने छठे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। 9 का फैक्टोरियल 9 - 4 का फैक्टोरियल, 9 - 4 का मतलब 5 का फैक्टोरियल, और फिर 4 का फैक्टोरियल अलग अलग होगा। यहाँ पे 3x की पावर हो जाएगी 5, और b क्या है, b की जगह हमने ऊपर टर्म लिखनी थी वो लिखी ही नहीं है। b यहीं पे पुट कर देंगे, कितना है, b है x² बाय कितना 2, लेकिन है माइनस है होल पावर, इसको छोड़ दें होल पावर, ये होल पावर 4 है, ये होल पावर 4 आ गई। अब मेरे बच्चे, अब हमें ये बात पता है कि चूंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल गिव्स अस x8 और पॉजिटिव भी हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 जो है वो हमें 16 देगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, यानी इसको मैं ओपन करूँगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ये आपको पता है, मैं इसको लिख सकता हूँ। और क्यों लिखता हूँ, ये नीचे वाले को देख के इतना ओपन करना है जो बड़ी टर्म को कैंसिल कर सके। 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 भी लिखता हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 5 आ जाएगी, x की पावर 5 आ जाएगी, और x की पावर इंटू x की पावर 8 आ जाएगी, डिवाइड बाय 16 आ जाएगा। ये सारा कुछ आपने, अब आपको पता है 4 2 8 को कैंसिल करेगा, 3 2 को कैंसिल करेगा, 2 जो है इस 8 को कैंसिल करेगा। ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है। 3 की पावर 5b 7b 9b ये सारे मल्टीप्लाई किए ना, तो ये मेरे पास आता है, लास्ट में आंसर जो आएगा वो 15,309/8 x की पावर कितनी आएगी 5, और ये 13 आ जाएगी। और ये आपका आंसर है, और ये आपकी मिडिल टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी। ये आपकी मिडिल टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी। इवन भी हो तो आप कर सकते हैं, शायद कोई एग्जांपल है इवन के साथ, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब पहला काम ये है कि आपने a निकालना है, फिर b निकालना है, फिर आपने n निकालना है, फिर n देखना है इवन है कि ऑड है, इवन ऑड वाला फार्मूला लगाना है, फिर जनरल फॉर्म लेनी है।
फिर जनरल फॉर्म लिया आपने, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जनरल फॉर्म लेके आपने छठे नंबर पे आपने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। कैसे? बाय सिंप्लीफाइंग, क्योंकि वैल्यू तो आपने सारी डाल दी है जनरल फार्मूले में। देन यू विल ओनली सिंप्लीफाई। अब हमारे कैलकुलेटर है, आपको पता है कि 9C4 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है, आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट होता है कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है कॉलेज में। अच्छा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपने एक कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म से क्या मुराद है भाई, हमने कैसी कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, उसका मेथड भी मैं आपको पहले समझाऊंगा। 2√x माइनस 3 इंटू एक्स इंटू √x होल पावर 23। और क्या फाइंड करना है? कांस्टेंट टर्म, ये n है, कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। ये इस तरह है, मैं ज़रा कैमरे को भी साथ साथ देख लूँ, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात बता रहा हूँ, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमने फाइंड की थी ना, कहानी वही है सारी, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में भी एक्स की पावर 0 होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में भी एक्स की पावर 0 होती है। यहाँ पर भी पहले आपने स्टेप 1 ए निकालना है, स्टेप 2 जो है बी निकालना है, स्टेप 3 आपके पास एन है जी, ठीक है, एन निकालना है। 4 क्या है, आपने जनरल फॉर्म लगानी है। ये 3 है और ये 4 है। जनरल फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद छठे नंबर पे मेन बात जो है, एक्स की पावर्स को आपने क्या करना है, एक पावर पे लेके आना है, आपने इकट्ठा करना है इसको, ठीक है ना। आप एक्स की पावर को सम करेंगे, बस यूँ लिख लेता हूँ मैं। 7वें नंबर पे वो सम जो आया है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन यू विल गेट आर। तो आर की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो अबव इक्वेशन जो भी हुई उसमें पुट करना है, बस अबव इक्वेशन में आपने पुट करना है। कौन सी अबव इक्वेशन? जिसमें आपने ए बी एन और ये जनरल फॉर्म वाली में सारी वैल्यूज़ डाली थी, उसमें सिर्फ आर नहीं था। वो आर मिल जाएगा हमें, हम आर मिल गया तो बस हमारा किस्सा तमाम है। यही मेथड हमने जो है ऊपर क्वेश्चन जो है 3 में किया था, और यही क्वेश्चन जो है हम मेथड जो है वो 6 में भी करेंगे। कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म का मेथड 100% सेम है। अब हेयर, अब इसको देखते जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। हेयर a इज इक्वल टू 2√x हो जाएगा, b इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस के साथ होगा, अच्छा, क्योंकि a प्लस बी होल पावर n से कर रहे हैं, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। और n आपके पास इज 23, n आपके पास 23 है। अब जब मुझे पता है कि भाई जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन, ये हमने शुरू में पढ़ ली थी कि TR+1 किसके बराबर है, NCR, कम्बिनेशन आ गया, a की पावर n-r, b की पावर r, ये उसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास। अच्छा, यही मेन किरदार है इसका। अब हमें r मिल गया ना, असल में r नहीं होता। अब मैं वैल्यूज डालता हूँ, TR+1 इज इक्वल टू NCR, n क्या है 23, r मालूम करना है, r है ही नहीं है। a क्या है, a मेरे पास है 2√x होल पावर कितनी, n-r 23 -r, और b पावर r, b क्या है -3/x होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, r है तो r ही रहेगा, यानी ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि भाई 2 वाली पावर 2 पे अलग कर लें। असल अब कहानी तो ये पकड़नी है हमने ना,
कि भाई किसी तरह x अलग हो जाएं, तो 2 की पावर में 23 माइनस r अलग कर लेता हूँ। x अंडर रूट एक्स को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के बराबर है। अंडर रूट जो है ना 1/2 के बराबर है। ये मैंने इधर इसकी जगह डाल दिया। होल पावर कितनी है? होल पावर है 23 माइनस r। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं x की पावर भी अलग कर लेता हूँ, और x की पावर को अलग करने से पहले मैं x अंडर रूट एक्स को सॉल्व करता हूँ कि x अंडर रूट एक्स किसके इक्वल होता है। x अंडर रूट एक्स की पावर 1 है और इसकी पावर x की पावर 1/2 है। बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी। x की पावर 1 प्लस 1/2, और ये एलसीएम लेना आप, 2 एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस 1, तो x की पावर इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा? x की पावर 3/2। अब ये माइनस 3 x की पावर क्या 3/2 होल पावर जो है वो r, ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपने इसको अलग कर लेना है। अब मेरे बच्चे हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने (23r) और 2 की पावर 23 माइनस r। अब ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर। जैसे अगर 1/2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई नहीं, नीचे इसके भी 1 है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई है, तो ये 6/2 आ जाएगा। बाद में मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं हम इसको। तो मैंने यही किया कि ये आ जाएगा 23 माइनस r डिवाइडेड बाई 2। 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और 2 नीचे आया, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। और इसी तरह 3 की पावर के लिए मैं क्या करूँगा? 3 की पावर के लिए मैं यूँ करता हूँ कि मैं माइनस 3 की पावर r अलग कर लेता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ x की पावर जब मैं r अलग करूँगा तो ये ऐसे होगा 3/2 और होल पावर r, यानी r ऊपर वाले की पावर भी और नीचे वाले की पावर भी मैंने इसमें अलग कर ली। अब 23 ये r हो जाएगा, 2 की पावर 23 माइनस r हो जाएगा, x की पावर 23 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये आपके पास -3 की पावर r हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर 3r/2 होगा। ये 3r से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि r के नीचे भी 1 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अब क्या हो जाएगा? अब आपके पास 23cr, 2 की पावर 23 माइनस r, और x की पावर क्या है? 23 माइनस r डिवाइड बाई 2। ये पावर ऊपर जाके इसमें माइनस होगी, x की पावर ऊपर गई तो 3r/2, क्योंकि दोनों x हैं। और मैंने आपको पहले मेरे बच्चे ये बात बताई थी कि सारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि x की पावर को आपने इकट्ठा करना है, और फिर आखिर में क्या है, उस सम को हम ज़ीरो पुट करेंगे। ऊपर हमने स्टेप लिखे हुए हैं, जैसे जैसे स्टेप में आपको रास्ता बताया गया है, और ये रास्ता आपको क्वेश्चन के आंसर तक ले जाएगा एट द एंड। ये आ गया, ठीक आ गया। अब 23cr आ गया, 2 की पावर 23 माइनस r आ गया, और x की पावर ऊपर एलसीएम ले लें, दिस विल बी गिव्स अस 2, और 23 माइनस r और -3r और -3 की पावर r, तो 23cr और ये 2 की पावर 23 माइनस r, x की पावर 23 माइनस 4r डिवाइडेड बाई 2 -3 की पावर r, ये आ जाए। अब x एक आ गया, जो हमारा मेन मकसद था कि सारी पावर x पे एक अलग चाहिए हमें। अब कांस्टेंट टर्म में ये x की पावर 0 है, इसलिए मैं इसको 0 पुट करूंगा। फॉर कांस्टेंट टर्म पुटिंग x की पावर 0, तो पावर 0 है तो ये भी पावर है, तो 23 माइनस 4r डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये x की पावर 0 आ जाएगी।
जब 0 आ गया तो हमारे पास सॉरी इसको 0 पुट करेंगे, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे पुट करूँगा, अच्छा मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ, ये भी x की पावर 0 है कांस्टेंट में, तो फिर बेस के बराबर है तो एक्सपोनेंट के बराबर है, ये ज़रा ख्याल करके आपने डालना है। 0 आ गया, अब पहले मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 उधर मल्टीप्लाई किया, सामने 2 को मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सामने 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 - 4r 0 हो जाएगा, r 23 4r को उधर ले जाएं, r आ जाएगा और 4r = 23 हो जाएगा, और r आपके पास 23/4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, 23/4 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। as r is always positive, always positive, पॉजिटिव से ज़्यादा है नॉन नेगेटिव लिखें, अच्छा नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव से ज़्यादा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको नहीं लिखें। पॉजिटिव में फिर असल में फिर 0 नहीं शामिल होता, नॉन नेगेटिव 0 भी, NC 0 भी पॉसिबल है, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। वजह बता रहा हूँ। अब हमने कहा कि भाई ये जो फैक्टोरियल है ना, ये जो n फैक्टोरियल है, इसको हमने डिफ़ाइन किया था कि ये n से नीचे तमाम n-1 n-2 से करते करते 3 2 1 तक तमाम, ये रफ वर्क है, अच्छा कि तमाम n के बराबर और n से छोटे तमाम पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल है, ये है n से, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज r इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो भाई n फैक्टोरियल किसके बराबर है, n से छोटा, जैसे 7 फैक्टोरियल किसके बराबर है, तो ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 तक जाते हैं। तो हमारे पास 3/4 फैक्टोरियल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 1 तक जाना होता है, और इसकी डेफिनीशन में है कि ये हमारे पास ऑलवेज एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। 0 भी हो सकता था, और 0 आता तो मैं ऊपर सब में 0 डाल लेता। तो अब ये फ्रैक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर no constant term is involved in expansion, involved in this expansion, कि भाई इसकी एक्सपेंशन में मेरे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। मुमकिन है, वजह बता रहा हूँ। अब देखो, एक x से क्वेश्चन क्या था, एक x से एक x√x है, तो सारी टर्म में हमारे पास x ज़रूर इन्वॉल्व होगा। अब हमारे पास r जो नीचे आया है इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले के लिए, तो कोई टर्म भी ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, सारों में x आएगा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। एक्सपेंशन में r का फ्रैक्शनल आना ये प्रूव करता है। ठीक होगी ये वाली बात। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म है या कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के प्रोसीजर जो हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेम हैं। इनके प्रोसीजर इसलिए भी सेम हैं कि भाई हमने वहाँ भी x की पावर 0 पुट करना है, और यहाँ भी आपके पास x की जो पावर आती है वो हम 0 पुट करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। ये मेरे बच्चे एक ही क्वेश्चन था, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x होल पावर 10। इसमें न्यूमेरिकली आपने होल पावर 10 है ये, अच्छा 10 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। कहता है कि इसको ओपन करूं मैं ना, तो न्यूमेरिकली हमारे पास कोई सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी। अब मैं आपको बात बताता हूं कि इसमें क्या करना है। इसमें कोई इशू भी नहीं है, इसमें इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो ये है कि हम इसको 11 टर्म तक ओपन करें,
और 11 टर्म में से हम बता दें कि भाई कौन सी टर्म जिसका जवाब बड़ा आएगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ज़ाहिर आपको पता है कि इनके कोफिशिएंट जो फाइंड करने हैं ये फिर इसमें कम्बिनेशन इन्वॉल्व होंगे और वो खैर कैलकुलेटर्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी इतना इशू नहीं होता। नेक्स्ट हमने पता क्या करना है, अगर मैं हाफ तक टर्म फाइंड कर लूँ तो मुझे हाफ से एक आध टर्म ज़्यादा तक फाइंड कर लूँ, फिर मुझे पता है कि उसके बाद फिर कोफिशिएंट कम होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो 2 पहले आता है, पहला कोफिशिएंट यानी ए का और वो जो लास्ट कोफिशिएंट है वो बराबर होते हैं। इसी तरह पावर 6 वाले में ना पहले 2 आखिरी 2 बराबर होंगे, दरमियान वाले 2। यहाँ तक हमें दरमियान में पता चल जाता है कि अब जो शुरू के आंसर हैं वही लास्ट वाले के आंसर भी होंगे। तो कोफिशिएंट एट द बिगिनिंग एट द एंड आर सेम, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ये सिखाई हुई थी। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में हमने क्वेश्चन जो पकड़ा है वो पहला है कि अब, और साथ ये भी कहता है कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपने ये करना है कि 3 माइनस 2x, x की जगह पे आपने क्या करना है 3/4 और होल पावर 10 आपने ये लिख लेना है। अब 3 माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2, ये 3/2 रह जाएगा और होल पावर 10। अब ऐसा करें कि इसमें से 10 को कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले लिया तो विद पार कॉमन जाएगा। इसको हम ना घर से निकाल रहे हैं लेकिन वो अपना हिस्सा साथ लेके जा रहा है, यानी कि 3 की पावर 10 साथ आ जाएगा। 1 माइनस अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 1/2 होल पावर 10। ये तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान बनाएगा। अब इसका मतलब है कि जो टर्म भी इन्वॉल्व हो रही है उसमें 3 की पावर 10 सबके साथ होगा। ठीक हो गया। अब मैं हेयर a इज इक्वल टू, ए क्या है a1 है, b क्या है 1/2 है, n क्या है ये 10 है। मैंने a b c निकाल दिए और मैं जनरल टर्म भी लिख लेता हूँ tr+1 ncr a की पावर n माइनस r और b की पावर r। और मैं इसके लिए कितनी टर्म फाइंड करूँगा, कम से कम मुझे 6 तक जाना चाहिए। तो 6 तक मुझे खुद बहुत पता चल जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि अब पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3, आपको पता है r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और एंड वैल्यू ऑफ a b एंड n, और साथ ये वैल्यू भी पुट करनी है। t पहले आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, पहले आप इसमें r 0 पुट करें, 0 पुट किया, r 0 हुआ तो ये पहली टर्म आ जाएगी। n कितना है, n आपने अभी निकाला 10 है और r आपने 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं ये 3 की पावर 10 को नहीं लिखता, ये हर टर्म के साथ है। अब मेरी बात को भी ज़रा समझेंगे, ये ज़रा मेरी सिंप्लीफिकेशन भी आसान बना देगा। अब मेरे पास रह जाएगा क्या, मेरे पास रह जाएगा भाई, अब यहाँ पे मेरे पास रहेगा NCR, तो मैंने 10C0, a की जगह क्या है, a की जगह पे मेरे पास है 1 की जितनी भी पावर हुई तो 1 ही रहे। तो बाकी मुझे सॉल्व करने के लिए 1, अब जाहिर है मेरे पास यहाँ पे b माइनस 1/2, अच्छा इसको ख्याल करना। तो अब a हमारे पास क्या है, a 1 है, 1 की पावर n माइनस r है, और b क्या है, b है माइनस 1/2 की पावर r। तो मैं 1 की पावर को r लिखूँ ही ना, तो 1 की तो जो पावर भी आएगी तो वो 1 ही देगी, इसलिए इसको तो मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए 10C0 वाली टर्म मैंने कर ली और यहाँ माइनस 1/2, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये मैं ऐसा करता हूँ यहाँ 1 की पावर भी r कर लेता हूँ और नीचे 2 की पावर भी r कर लेता हूँ। यहाँ 2 की पावर भी r है, ये अलग अलग ब्रैकेट हैं। अच्छा अब r को तो हमने 0 पुट कर लिया था। अच्छा अब मैं यहाँ पे r की पावर 0 भी पुट करता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल r ही रहने दें, ये tr+1 है और ये भी tr+1 है।
अब वैल्यूज पुट करते जाएं, ठीक है। उसने कहा ये भी अब लिखेंगे फॉर r इज इक्वल टू 0। r अगर 0 हुआ तो क्या होगा, r 0 हुआ तो क्या होगा, तो t1 देगा आपको। तो यहाँ 10c 0 हो जाएगा, यहाँ -1 की पावर 0 हो जाएगी और 2 की पावर भी 0 हो जाएगी। यहाँ पहली टर्म जो है आपके पास 10c 0 भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। अब मैं नहीं करता, जगह नहीं है, आपने कैलकुलेटर पे करना है, वह नहीं आता है। ये ज़बानी भी हमें, आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। 10c 0 आपको पता है कि 10c 0 क्यों 1 आता है। अब 10c 0 10 का फैक्टोरियल, 10 - 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल, ये भी 10 का फैक्टोरियल है, ये भी 10 का, और 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और ये प्रूव किया हुआ है हमने 1 के बराबर आता है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, r इज इक्वल टू 1 के लिए t2 मालूम करेंगे हम। तो t2 क्या हो जाएगा, 10c, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ ये इन 2 है, ये -1 की पावर भी 1 हो जाएगी और 2 की पावर भी 1 हो जाएगी। ये हमें 10c1 जो पता है क्या देता है, 10c1 जो है वो मुझे 10 ही दे देगा, और इधर वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये हमारे पास -5 वैल्यू आती है। अब मैं ज़रा आगे जाता हूँ क्योंकि फिर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये आ गया। फॉर r इज इक्वल टू 2, तो t3 आ जाएगी। 10c ये 2 हो जाएगा, ये -1 की पावर भी, यहाँ r2 डाला, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 ये भी 2 हो जाएगा। तो 10c2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10c2 जो है मेरे पास 45 के बराबर आएगा, कैलकुलेटर पे किया मैंने, और ये आपके पास 1/4 दे देगा, और इसको सॉल्व करें तो 11.25 आ जाएगा, 11.25। और फॉर r इज इक्वल टू 3, t4 हो जाएगा, तो 10c3 आ जाएगी, यहाँ -1 की पावर भी 3 आ जाएगी और 2 की पावर भी 3 आ जाएगी। तो 10c3 जो है वो मेरे पास 120 के बराबर हो जाएगा, 120 इंटू, तो ये -1/8 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करें तो 11.25 आ जाएगा। फिर r इज इक्वल टू 4 के लिए t5 हो जाएगा, यहाँ 10c4 हो जाएगा, यहाँ -1 की पावर भी 4 हो जाएगी, 2 की पावर भी 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व किया मैंने तो t5 के लिए मेरे पास ये 210 आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे किया, -1 बाय ये कितना आ जाएगा 8, तो ये आपके पास -15 हो जाएगी। अब इसके बाद आपने r इज इक्वल टू 5 वाली वैल्यू डालनी है, तो t6 हो जाएगा, 10c यहाँ पे क्या होगा 5, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और 2 की पावर भी 5। एक ट्रेंड है जो चल जाएगा, यानी कि हमारे दिमाग में अब अगली यहाँ 6 हो जाएगा, 2 की पावर भी 6 हो जाएगी, यहाँ भी 6 हो जाएगी, ये आपको अब ज़बानी पता है। तो 10c5 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें ना, तो 10c5 जो है वो मेरे पास 252 देगा, और ये इंटू -1/2 की पावर कितनी, 2 की पावर, ये 2 की पावर 5 है, मैंने खुद ऐसे लिखा, मुझे 25 नज़र आता है। 2 की पावर 5 जो है वो 32 के बराबर आता है। डिवाइड करेंगे तो -7.875 आता है कैलकुलेटर पे, एंड अप टू सो ऑन, यानी आगे ये प्रोसेस जारी रहता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, देखें अगली टर्म ये छोटी आई, उससे अगली ज़ाहिर है 2 की पावर, अब इधर 5 है तो अगली 2 की पावर 6 है, डिवाइड होने में बड़ी टर्म आएगी। जब डिवाइड होने में बड़ी टर्म आई तो आंसर छोटा आएगा डेफिनेटली। अब क्या लिखेंगे, हेंस वी सी दैट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी, ये हाफ है, हाफ के बाद फिर ये कम होते जाएंगे। अगर कम होते हैं तो जाहिर है आपको पता है कि 10c6 का आंसर वही आएगा जो 10c4 का आता है, ये याद रखना मेरी बात, क्यों सेम आंसर आते हैं इनके, और 10c7 का वही आंसर आएगा जो 10c3 का आएगा। ये आपको आप कैलकुलेटर पे चेक करके भी लिख सकते हैं। तो कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट हो गई, इनमें से किस टर्म का आंसर आता है बड़ा, तो आप देखें कि मेरे पास जो है वो इनमें से किस टर्म का, T4 का जो रिज़ल्ट आता है वो -15 आता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म
विल बी माइनस विल बी T4, ठीक है, और एंड इट्स वैल्यू इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अच्छा, एक और बात भी आपको बता रहा था, इट्स वैल्यू इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब ये है कि फिर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने। मतलब मेरे पास एक टर्म है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं राइट साइड पे चले, मैं ये यूँ करता हूँ, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं इस वक्त लैब में खड़ा हूँ, तो इस साइड पे मैं डिस्टेंस लेता हूँ 20 किलोमीटर और राइट साइड पे मैं पॉजिटिव रखता हूँ। लेफ़्ट साइड पे मैं रखता हूँ जी, मैं अब्टाबाद तक चला जाता हूँ, तो वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो भाई डिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है? अगर मैं लेफ़्ट वाली साइड को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता भी हूँ, नेगेटिव को मैं रिप्रेजेंट करता भी हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव मुझे सिर्फ डायरेक्शन देंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो मैं देखूँ तो मेरा ये लेफ़्ट वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसने यही कहा है, न्यूमेरिकली लफ्ज़ इसने इसीलिए इस्तेमाल किया कि साइन को नहीं देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है, किसकी ग्रेटेस्ट आती है, एंड ये T4 की आएगी, ठीक है। आई होप सो कि मतलब आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं सबको समअप करता हूँ, कुछ समअप मैंने पहले के किए हुए हैं। अच्छा, जो मतलब जो आपको मैंने क्वेश्चंस के मेथड समझाए हैं, यही उनका समअप है कि भाई कांस्टेंट टर्म के लिए आपने पहले ए बी और एन अलग करना है, फिर जनरल टर्म लिखनी है, जनरल टर्म लिख के आपने उसमें वैल्यूज़ डाल देनी है, वैल्यूज़ डाल के एक्स की पार का सम निकालना है, सारे पार्स एक्स की आपने एक जगह इकट्ठी कर ली। सेम 7वें स्टेप में आपने वो जो एक्स पे जो सारी पार इकट्ठी की हुई हैं आपने उनको ज़ीरो करना है, क्योंकि हमने तो कांस्टेंट टर्म चाहिए। ज़ीरो करेंगे, वहाँ से हमें आर मिल जाएगा, आर की वो वैल्यू डालें ना, तो वो सारे का सारा आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें एक तो एक्स की पार ज़ीरो हो जाएगी और दूसरी बात ये वो कांस्टेंट टर्म होगी। फिर हमने दूसरा सम अब ये किया कि भाई हमने इवन और ऑड टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको मेथड पहले समझाया कि भाई हमारा पहला स्टेप ए बी और एन निकालना है, ठीक है। 3 स्टेप मैंने लिखे हैं, लेकिन आपने ए बी सी ये एक ही स्टेप है। फिर आपने देखना है इवन और ऑड, आपने देखना है कि इवन और ऑड है, पावर इवन है कि ऑड है। इवन हुई तो उसमें 2 प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और वो उसकी मिडिल टर्म निकालेगा। मैंने लेक्चर में बताया आपको, ऑड हो तो 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। फिर आपने जनरल फॉर्म में आपने वही वैल्यू डाल लेनी है कि जैसे हमें 6 टर्म चाहिए तो R5 पुट करना है। असल मसला R का होता है, R5 क्योंकि ए बी भी है एन भी है, तो फार्मूले में सिर्फ R रह जाता है ना, जनरल फार्मूले में R आपने मालूम कर लिया। जब R आपको मिल गया तो ये समझें कि आपको जो मिडिल टर्म है वो मिल जाएगी। उसके बाद हमने लास्ट वाला क्वेश्चन ये किया कि आपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपने फाइंड करनी है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए भी प्रोसीजर हमने यही वाला करना है कि ए बी सी और ये सारी आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आप ए बी सी ए की वैल्यू भी निकाल दी, बी की वैल्यू भी निकाल दी और सी की वैल्यू भी निकाल दी। इन तीनों की वैल्यूज़ निकालने के बाद एन भी, सी नहीं एन निकालना है, एन की वैल्यू भी आपने निकाल दी। फिर उसके बाद जनरल टर्म में आपने वैल्यूज़ डाल देनी है। वैल्यूज़ डालने के बाद आपने पहले R0 पुट करना है, फिर R1 पुट करना है, फिर R2 पुट करना है, फिर R3 पुट करना है, R5 पुट करना है, R6। 6 से आगे ना जाएं, क्योंकि 6 से आगे कोफिशिएंट की वही वैल्यू होंगी जो मैंने बताई हैं, क्योंकि एंडिंग वाले और जो स्टार्ट वाले हैं वो कोफिशिएंट हाफ से आगे उधर बराबर होते हैं और हाफ से आगे इधर, यानी एक जैसे होते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, हाफ तक चले गए, हाफ के बाद फिर रिपीटिशन होती है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। उन टर्म्स में से देख लें कौन सी टर्म है जो बड़ी आ रही है, जो बड़ी टर्म होगी वो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल के लेक्चर इंशाल्लाह एक आध लेक्चर और हुआ तो ये हमारा चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखेंगे। कोई मसला हो, सवाल करना हो तो आपने क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप में पूछ लेना है, हमारा ग्रुप बना हुआ है। इसके अलावा होमवर्क क्या करना है आपने, होमवर्क जो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, इससे रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम्पल है तो डेफिनेटली हैं, तो आपने वो एग्ज़ाम्पल करनी है। मेथड्स उनका भी यही होगा। अपना ख्याल रखना है और काम भी करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।